दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे प्लेनेट अर्थ के ऑफिशियली कितने चांद हैं, तो आपका जवाब होगा 1। बट व्हाट इफ कि एक दिन सडनली आपको ये पता चले कि आपका ये जवाब पूरे ही तरीके से गलत है। असल में गाइस, अगर आप भी स्पेस मिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते होंगे तो शायद आप तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी कि अभी रिसेंटली अगस्त 2025 में हमारे रिसर्चर्स ने एक ऐसे मिस्टीरियस मून को भी डिस्कवर किया है जो कि चुपके से पिछले कई सालों से हमारे प्लेनेट अर्थ का चक्कर लगा रहा है। और इसलिए भी आज की डेट में अर्थ के ऑफिशियली एक नहीं बल्कि 2 चांद मौजूद है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर ये चांद चुपके से हमारे प्लेनेट अर्थ के पास आया कहां से, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर ये चांद पिछले कई दशकों से हमारे प्लेनेट अर्थ का चक्कर लगा रहा है तो आज तक हमारे रिसर्चर्स को इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। वेल गाइस, सच तो ये है कि आज की डेट में इस मिस्टीरियस मून ने एक ऐसा अजीब बिहेवियर दिखाया है जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे रिसर्चर्स की ये पकड़ में आया है, बल्कि इसकी उस हरकत के बाद लिटरली पूरी दुनिया की साइंस कम्युनिटी हिल चुकी है। वेल गाइस, क्या है वो हरकत और क्यों ये मून आज भी हम सबके लिए एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है? आज की वीडियो आपको इन सारे ही क्वेश्चंस का जवाब देगी। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए एक बार फिर से विद प्रूफ सॉल्व करते हैं एक और अनसॉल्व मिस्ट्री को। गाइस, हम सभी को यह पता है कि हमारी इस यूनिवर्स में अनगिनत प्लैनेट्स, स्टार, गैलेक्सीज, ऑब्जेक्ट्स और यहां तक कि डस्ट और गैसेस के क्लाउड्स भी मौजूद हैं। अब नॉर्मली कौन सा ऑब्जेक्ट, क्लाउड या फिर प्लैनेट किस तरीके का बिहेवियर रखता है और क्या फ्यूचर में वो हमारे अर्थ के लिए खतरा बन सकता है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हम इंसान साल 1920 से ही आउटर स्पेस में LDEs को रिलीज करते हैं। असल में LDEs लॉन्ग डिलेड इकोज होती है जिनका प्राइमरी अर्थ से रिलीज होने के बाद स्पेस में मौजूद किसी भी स्पेसिफिक स्टार, प्लेनेट या फिर गैस के क्लाउड से रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पर आना होता है। अब जब ये इकोज उन ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पर आती हैं, तो हमारे साइंटिस्ट इनका बिहेवियर, इंटेंसिटी, ये कितनी देरी के साथ रिफ्लेक्ट होकर आई हैं और किस डायरेक्शन से आई हैं, इन सभी डेटास को मेजर करते हैं। रिजल्ट, हमें अर्थ पर बैठे बैठे ही कोई भी प्लेनेट, मीटेरॉइड या फिर एस्ट्रॉइड किस स्पीड से चल रहा है, उसका साइज क्या है और वो किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, ये सारी ही बातें काफी हद तक क्लियर हो जाती हैं। और देखो, टेक्निकल बेसिस पर ये बेहद ही सिंपल सी साइंस है, राइट? बट गाइस, स्पेस के केस में सिंपल जैसी कोई चीज नहीं होती। असल में गाइस, आज से ही नहीं बल्कि पिछले काफी दशकों से हमारे प्लेनेट अर्थ पर कुछ ऐसी इकोज भी रिसीव हो रही हैं जो कि प्रैक्टिकली किस ऑब्जेक्ट से टकराकर रिफ्लेक्ट हुई है, हमें इसके बारे में भनक तक नहीं है। और उन्हीं इकोज में से एक इको है UN65 इको, जिसे सबसे पहली बार साल 1965 में हमारे प्लेनेट अर्थ पर रिसीव किया गया था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये इको इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि इसे 1-2 बार नहीं बल्कि आज तक यानी कि साल 2025 तक 50 से भी ज्यादा बार अलग अलग समय पर अलग अलग देशों के द्वारा रिसीव किया गया है। और सच बताऊं, ये चीज हम इंसानों के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। असल में देखो, हमारे प्लेनेट अर्थ के नजदीक जितने भी एस्ट्रॉइड या फिर मीटियोर आते हैं, हमें LDEs के जरिए ही उनके बारे में बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि नॉर्मली जब ये LDEs अर्थ पर रिसीव होती है तो हम उसी डायरेक्शन में अपने टेलीस्कोप को लॉक कर लेते हैं और हमें बेहद ही आसानी से वो ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाता है जो कि इन तरीके की इकोज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। लेकिन बात अगर UN65 इको की जाए तो 50 से ज्यादा बार रिसीव होने के बावजूद भी हम हमारे टेलीस्कोप से एक बार भी ये नहीं देख पाए हैं कि स्पेस में वो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इन इकोस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इसलिए गाइस, ये मिस्ट्री कई दशकों से हमारे रिसर्चर्स की गले की हड्डी बनी हुई है। और फाइनली गाइस, फिर आता है साल 2025 जिसमें हमें स्पेस में एक ऐसी अजीब सी चीज दिखती है जिसने इस मिस्ट्री से तो पर्दा उठा दिया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी सच्चाई छोड़ दी जिसे जानने के बाद शायद आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। मई 2025 फ्रेंच एमेचर एस्ट्रोनॉट एड्रियन कॉफिनेट UN65 इकोस पर कई महीने लगातार रिसर्च करने के बाद उसके पैटर्न में एक अजीब सी सिमिलैरिटी को देखते हैं। असल में कॉफिनेट अपनी स्टडी में ये चीज नोटिस करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो कि UN65 इकोस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये कुछ स्पेसिफिक सालों के कुछ स्पेसिफिक दिनों में अर्थ के नजदीक आकर इस तरीके की अजीब सी हरकत को करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि उनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर इस
इस बार भी ये ऑब्जेक्ट सेम पैटर्न को फॉलो करेगा तो फाइनली हम 2 अगस्त 2025 को इसे स्पेस में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में देख सकते हैं। एंड गेस व्हाट, उनकी ये कैलकुलेशन पूरे ही तरीके से सही निकली। असल में गाइस 2 अगस्त 2025 को कॉफीनेट हवाई के हेलेकेला ऑब्जर्वेटरी से सबसे पहली बार अपनी आंखों से इस अजीब से ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जिसे उनके द्वारा नाम दिया गया 2025 PN7। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस ऑब्जेक्ट को टेलीस्कोप से देखने और उसकी ट्रेजेक्टरी को लॉक करने के बाद कॉफीनेट को यह पता चला कि भाई ये ऑब्जेक्ट 1-2 सालों से नहीं बल्कि साल 1965 से हमारे प्लेनेट अर्थ का चक्कर लगा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अब अगर हम हमारी UN65 इकोस को भी इसकी ट्रेजेक्टरी और इतिहास से कंपेयर करके देखें तो हमें यह बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि आखिर क्यों साल 1965 में ये इकोस अचानक से हमारे प्लेनेट अर्थ पर रिसीव होने लगी थी। तो अब इस पॉइंट पर सबसे बड़ा सवाल तो ये मौजूद है कि अगर ये अजीब सा ऑब्जेक्ट साल 1965 से ही हमारे अर्थ के इतना ज्यादा नजदीक है तो प्रैक्टिकली हम अभी तक इसे ढूंढ क्यों नहीं पाए। वेल गाइस, इसके पीछे 2 सबसे बड़े रीजन मौजूद हैं। बात अगर पहले रीजन की जाए तो वो है इसका साइज। असल में देखो, इसका साइज लगभग 19 डायमीटर के आसपास है। अब क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा छोटा है तो ये वो सबसे पहला रीजन बनता है जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें इसके एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन की जरूरत पड़ती है। एंड इट्स मेक अ सेंस कि भाई क्योंकि इतने सालों तक हमारे पास ये डेटा अवेलेबल ही नहीं था तो हम चाहकर भी इसे कभी भी किसी टेलीस्कोप से नहीं देख पाए। बट गाइस, ये एक्सप्लेनेशन कॉफीनेट के लिए ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं थी। असल में देखो, आज की डेट में दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंट्रीज एक से बेहतर एक टेलीस्कोप के जरिए ऑलमोस्ट साल के 365 दिन ही आउटर स्पेस को कैप्चर करती रहती है। तो अगर इतने बड़े स्केल पर हम हमारे आसपास के स्पेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो टेक्निकली ये ऑब्जेक्ट कभी ना कभी तो दिखाई जरूर देना चाहिए था। बट अफसोस गाइस, रियलिटी में ऐसा हुआ ही नहीं और इसलिए हमारे सामने आई एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो टेक्निकली काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। असल में इस ऑब्जेक्ट पर और डीप इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमारे रिसर्चर्स को यह पता चला कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ के बेहद ही करीब हीलियोसेंट्रिक ऑर्बिट में मौजूद है, जिसका सेमी मेजर एक्सिस लगभग एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जिसकी वजह से अर्थ के पर्सपेक्टिव में इसकी पोजीशन बहुत जल्दी चेंज होती है। ये ठीक ऐसा ही है कि एक बेहद ही छोटा सा ऑब्जेक्ट बहुत तेज स्पीड के साथ आपकी आंखों को क्रॉस कर जाए तो मे बी यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि हमारी आंखें उस ऑब्जेक्ट को कभी देख ही ना पाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ से अपने डिस्टेंस को बहुत तेजी के साथ फ्लक्चुएट करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही इस ऑब्जेक्ट की दूरी हमारे प्लेनेट अर्थ से बढ़ती है, इसकी ब्राइटनेस भी उसी हिसाब से बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे जैसे ये हमारे प्लेनेट अर्थ के नजदीक आता है और हमारे टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के एरिया में एंटर करता है, इसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से इसकी ब्राइटनेस या फिर चमक एक ही झटके में गायब हो जाती है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये सारी ही क्वालिटीज रखने के साथ साथ ये अर्थ के ऑर्बिटल रेजोनेंस और डायनेमिक्स में 1:1 का रेजोनेंस भी रखता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में ये अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज्ड तो है लेकिन स्टेबल नहीं है। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन तरीके की क्वालिटीज को रखता है तो आप चाहे कितने भी पावरफुल टेलीस्कोप को क्यों ना खड़ा कर लें, आप जब तक उसे सही डायरेक्शन में लॉक नहीं करेंगे, आप तब तक इन तरीके के ऑब्जेक्ट्स को कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आज तक के हमारे इतिहास में हमें अर्थ से इतना ज्यादा नजदीक और इन तरीके की क्वालिटीज को रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिला है। और यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी के बाद एक्साइटमेंट में कुछ रिसर्चर्स ने यह भी बोला था कि इसकी ये क्वालिटीज को देखकर ऐसा लगता है कि मानो इंटेंशनली इसे हम इंसानों से छिपाने के लिए सही तरीके से प्रोग्राम किया गया हो। अब देखो गाइस, यहां तक की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद अब वो समय आ चुका था कि हम ये पता करें कि आखिर ये अजीब सा ऑब्जेक्ट अर्थ के इतना नजदीक आया कहां से। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि जैसे ही हमारे रिसर्चर्स ने ये जानने का ट्राई किया तो भाई उसका जो रिजल्ट हमारे सामने आया उसने इस पूरे ही सिनेरियो को और ज्यादा मिस्टीरियस कर दिया। कैसे, चलो वो भी बताता हूं।
असल में गाइस अगस्त की स्टार्टिंग यानी कि तब से जब से ये ऑब्जेक्ट हमें डिटेक्ट हुआ है तब से लेकर आज तक दुनिया भर के बड़े बड़े रिसर्चर्स ये जानने के लिए जुटे हुए हैं कि आखिर ये ऑब्जेक्ट हमारे प्लेनेट अर्थ के नजदीक आया कहां से। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कुछ रिसर्चर्स ने पूरी दुनिया को ये बताया कि ये ऑब्जेक्ट कहीं और से नहीं बल्कि हमारे ही मून से टूटकर हमारे नजदीक आया है, जो सुनने में तो काफी ज्यादा परफेक्ट एक्सप्लेनेशन लगती है, बट अफसोस ये एक्सप्लेनेशन लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं टिक पाई। असल में देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे मून से ही टूटा हुआ उसका ही पार्ट है तो इसकी कंपोजिशन मून की कंपोजिशन से सेम होनी चाहिए, बट अफसोस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में गाइस इस ऑब्जेक्ट की कंपोजिशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे रिसर्चर्स को एक बेहद ही अजीब सी चीज पता चली, जिसमें हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये बात पूरे तरीके से क्लियर करती है कि ये ऑब्जेक्ट जिस भी मेटल या फिर मटेरियल का बना हुआ है उसके बारे में हम इंसानों को बिल्कुल भी नहीं पता। ये चीज हमारे लिए पूरे तरीके से अननोन है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉर्मली आज की डेट में ये अर्थ के नजदीक आने और दूर जाने के बाद जो वो ब्राइटनेस या फिर चमक के साथ अजीब सा खेल खेल रहा है, प्रैक्टिकली किसी भी एक नेचुरल ऑब्जेक्ट के द्वारा ऐसा कर पाना काफी ज्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर माना जाता है। हालांकि देखो ये बात भी सच है कि क्योंकि अभी हमें यही नहीं पता है कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है तो हम इसकी क्वालिटी को लेकर कोई भी एक्सप्लेनेशन पुख्ता तर्ज पर नहीं दे सकते। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर हमें ये नहीं पता कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है, हमें ये भी कंफर्म है कि ये मून से टूटकर हमारे अर्थ के नजदीक नहीं आया, तो भाई ये आया तो आया कहां से? और गाइस यहीं पर ही खड़ी होती है इस ऑब्जेक्ट की एक और अजीब सी मिस्ट्री जिसने सबको परेशान कर रखा है। असल में देखो गाइस, इस ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट और इसकी ट्रेजेक्टरी को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमारे रिसर्चर्स को ये पता चला कि टेक्निकली ये प्लेनेट हमारे अर्थ का नहीं बल्कि सन का ही चक्कर लगा रहा है। लेकिन क्योंकि ये अर्थ के काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है तो हमारी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये काफी तेजी के साथ हमारे अराउंड भी रिवॉल्व करते हुए अपने सन के ऑर्बिट को पूरा कर रहा है। तो अब इस केस में अगर ये इस तरीके की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है तो टेक्निकल टर्म में इसे अर्थ का सेकंड ऑफिशियल मून होना चाहिए, राइट? और गाइज यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इसके इस बिहेवियर या फिर प्रॉपर्टीज को देखते हुए इसे ऑफिशियली अर्थ का सेकंड क्वासी मून डिक्लेयर कर दिया गया है। असल में देखो, क्वासी मून उन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जो कि टेम्परेरी या फिर लॉन्ग टर्म में अर्थ की ऑर्बिट से बाहर या फिर उसके आसपास ऑर्बिट करते हैं। अब क्योंकि ये परमानेंट नहीं होते हैं और इनका ऑर्बिटिंग पैटर्न भी काफी ज्यादा अलग होता है तो इन्हें नेचुरल मून की बजाय क्वासी मून का नाम दे दिया जाता है। लेकिन गाइस बात अगर PN7 क्वासी मून की जाए और ये मान लिया जाए कि ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है और इसे कोई बाहर से इंटेंशनली आर्टिफिशियल तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो भाई हमारी साइंस के अकॉर्डिंग तो इसे हमारे प्लेनेट अर्थ के आसपास भी टिकना ही नहीं चाहिए था। वेल, अब ऐसा क्यों है, चलो वो भी बताता हूं। असल में देखो गाइस, अभी तक के इतिहास में हमने जितना भी हमारे प्लेनेट अर्थ को ऑब्जर्व किया है, हमारे इतिहास में हमें 4 से 5 क्वासी मून इससे पहले भी देखने को मिले हैं। लेकिन बात अगर स्पेसिफिक PN7 की जाए तो भाई ये तो हमारे साइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स को ही तोड़ता है। असल में देखो, कोई भी क्वासी मून अर्थ के ऑर्बिट में कितने लंबे समय तक टिकेगा ये डिपेंड करता है उसकी रोटेशन और साइज पर। अब नॉर्मली इन क्वासी मून्स का साइज जितना ज्यादा बड़ा होता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस भी उन पर उतना ही ज्यादा होता है। रिजल्ट, वो काफी लंबे समय तक स्टेबल होकर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 164207 कार्डिया और 469219 कैम्यूओलिविया। असल में देखो, ये दोनों ही क्वासी मून अभी तक के हमारे अर्थ की हिस्ट्री के सबसे छोटे क्वासी मून माने जाते हैं जिनका साइज 40 से 50 मीटर के आसपास था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जिन क्वासी मून का साइज 40 से 50 मीटर के आसपास होता है वो नॉर्मली 3 से 4 सालों तक हमारे प्लेनेट अर्थ को ऑर्बिट करते हैं। तो इस बेसिस पर अगर कैलकुलेशन को लगाया जाए तो प्रैक्टिकली PN7 का साइज तो इतना ज्यादा छोटा है कि इसे अर्थ के आसपास स्टेबल होकर हमारे अराउंड रिवॉल्व करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये ना सिर्फ साल 1965 से हमारे आसपास मौजूद है बल्कि ये साल 2083 तक अर्थ के ऑर्बिट में इसी तरीके से मौजूद भी रहेगा, जो अभी तक के हमारे इतिहास में सबसे लंबा टाइम पीरियड है। टेक्निकली इतने लंबे समय तक इतना छोटा ऑब्जेक्ट अगर उसे आर्टिफिशियल तरीके से सही तरीके से स्टेबल ना रखा जाए तो भाई नेचुरल बेसिस पर उसे अर्थ के अराउंड इतने लंबे समय तक टिकना ही नहीं चाहिए।
इसके अलावा बात अगर बाकी के क्वासी मून की जाए तो अभी तक जितनी बार भी हमारे अर्थ के पास दूसरे मून नजर आए हैं, उनकी ट्रेजेक्टरी के हिसाब से उनके आने की डायरेक्शन और वो किस मटेरियल के बने हुए हैं, इसकी सटीक इंफॉर्मेशन हमें बेहद ही आसानी से लग जाती है। लेकिन बात अगर PN7 की जाए तो तमाम कोशिश करने के बावजूद भी इसकी ट्रेजेक्टरी को रिवर्स करके हमने जितनी बार भी इसे देखा है, हम अभी तक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि टेक्निकली ये अजीब सा ऑब्जेक्ट अचानक से हमारे अर्थ के पास प्रकट हो कैसे गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि क्योंकि अभी तक एग्जैक्टली इसकी कंपोजिशन के बारे में भी हमें पता नहीं चला है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का ना होकर कहीं बाहर दूर से आया हो। और अगर ऐसा है तो नो डाउट हमें हमारी साइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स को ही चेंज करना होगा। और टेक्निकली गाइज यही चीज हमें हमारी लिमिट दिखाती है, क्योंकि भले ही हम हमारी टेक्नोलॉजी का डंका चारों ही तरफ बजने दें, लेकिन सच तो यह है कि स्पेस और यूनिवर्स के आगे हमारी टेक्नोलॉजी कहीं पर भी नहीं टिकती। क्योंकि अगर हम साल 2025 तक भी ये नहीं पता लगा पाए थे कि साल 1965 से कौन सा ऑब्जेक्ट कहां से आकर हमें ऑर्बिट कर रहा है, तो ये कहना कि हम स्पेस के बारे में बहुत ज्यादा ही जानते हैं, शायद अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि देखो गाइज, शायद आगे आने वाले समय में हम इस क्वासी मून की सारी ही मिस्ट्री से पर्दा उठा दें, लेकिन तब तक ये सारी ही इंफॉर्मेशन जानने के बाद आपकी इस पूरे ही मैटर पर क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। गाइज, अगर आपको मेरी ये रिसर्च और मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। इसके साथ ही चैनल पर अगर आप नए हैं और विद प्रूफ इन्हीं तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गाइज, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो दो वीडियोस दिख रही है ना भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये भी अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। जय हिंद।